स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव कवर करने वाला। चूँकि मैंने इससे पहले एक वीडियो में 1 चैप्टर से 12 चैप्टर तक कवर किया है और इस वीडियो में हम लोग 13 चैप्टर से शुरू करेंगे और 13 चैप्टर से लेकर के पूरा जितना भी चैप्टर होगा सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। चूँकि एक वीडियो में हमको लगा संभव नहीं, इसलिए मैंने एक चैप्टर में नहीं किया, एक वीडियो में नहीं किया। लेकिन इस वीडियो में समझिए कि पूरा A to Z कंप्लीट ही कर देंगे बिना टाइम को व्यतीत किए हुए। चलिए हम लोग 13 नंबर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैप्टर का शीर्षक अर्थात चैप्टर का नाम है मानव विकास, जिसका पहला ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में एक की कोटि देखिएगा, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक की कोटि उच्चतम है। उच्चतम मतलब ज़्यादा है, किसकी है तो केरल की। दूसरा प्रश्न है मानव विकास सूचकांक 2014 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी। उत्तर हो जाएगा 130। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है तो उत्तर हो जाएगा बिहार। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है। उत्तर हो जाएगा हरियाणा। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है तो उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। याद रखिएगा, उच्चतम और निम्नतम में अंतर है, ठीक है ना। उच्चतम की बात हो तो लक्षद्वीप और निम्नतम के हम पहले ही बता दिए हैं। केरल का मानव विकास सूचकांक कितना है तो उत्तर हो जाएगा 0.638 यानी कि 0.638। हम लोग 6 तक देख लिए। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर जो प्रश्न है, बिहार में साक्षरता दर कितनी है तो उत्तर हो जाएगा 61.8%। लोगों के परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है तो यह जो राजनीतिक विकास कहलाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, 2001 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान है तो उत्तर हो जाएगा 115वां स्थान। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है तो उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, चूंकि वहां पर ऑप्शन के अनुसार आप लोग चलिएगा, ठीक है ना। मानव विकास का माप किस प्रकार किया जाता है तो मानव सूचकांक के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग 14 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। चैप्टर का शीर्षक अर्थात इस चैप्टर का नाम है मानव बस्तियां, जिसका पहला ऑब्जेक्टिव है धारावी मलिन बस्ती कहाँ है तो उत्तर हो जाएगा मुंबई में। बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है तो वहाँ जो है गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। निम्न में उत्तर भारत में अवस्थित नगर कौन सी है तो उत्तर हो जाएगा आगरा। गाजियाबाद एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है गाजियाबाद तो ये जो है उदाहरण है सैटेलाइट अनुषंगी नगर का, ठीक है। अगला प्रश्न है मेरठ महानगरी शहर किस राज्य में अवस्थित है तो यह उत्तर प्रदेश में है। निम्न में से कौन प्राचीन राजधानी नगर है तो उत्तर हो जाएगा पटना। किस पर्वत पर ऊंची पर्यटक केंद्र अवस्थित है तो उत्तर हो जाएगा नीलगिरी। निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है तो उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है तो उत्तर हो जाएगा भोपाल। फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है तो यह जो हरियाणा का एक शहर है। कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो उत्तर हो जाएगा कोयम्बटूर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है, कौन सा है तो उत्तर हो जाएगा जेरूसलम। कभी कभी जेरूसलम ऑप्शन न देके मक्का भी ऑप्शन आता है तो मक्का भी चलेगा। मक्का खाने वाली बात नहीं, मक्का जो होता है मक्का मदीना वो वाली। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है तो उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है तो उत्तर हो जाएगा 7। मिकिर पहाड़ी अवस्थित कहाँ है तो उत्तर हो जाएगा असम। निम्नलिखित में से कौन सागर तट पर अवस्थित है तो उत्तर हो जाएगा मुंबई। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगर की परिभाषा का अंग है तो उत्तर हो जाएगा 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है तो उत्तर हो जाएगा गंगा का जलोढ़ मैदान में। निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है तो वह है बृहत, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्तियों को क्या कहते हैं
तो इसको जो है इसको कहते हैं गुच्छित बस्तियां, ठीक है। 500 से कम जनसंख्या के आकार के गांव में ग्रामीण जनसंख्या का प्रकाश प्रतिशत जो है वह कितना है? तो उत्तर हो जाएगा 16.8%। माउंट बाबू निम्न में से किस प्रकार का नगर है? तो यह जो है पर्यटक नगर है, पर्यटन नगर है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद शहर को क्या कहते हैं? तो इसको जो है ना जुड़वा कहा जाता है, चूंकि दोनों जुड़वा जुड़वा शहर है। पिलानी नगर का संबंध किससे है? तो उत्तर हो जाएगा शैक्षिक नगर से। वह स्थान जहां नगर पालिका या नगर निगम था, कैंटनमेंट बोर्ड या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी है कि ये सब जो है क्या कहलाते हैं? तो यह जो है ना संवैधानिक नगर कहलाते हैं। अगला प्रश्न, नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा पंखा प्रतिरूप के होते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने गांव है? तो 5.12 लाख गांव है, ठीक है ना, 2001 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक गांव किस जनसंख्या वर्ग में है? तो वह जो है 1000 से कम वाले में है। अब हम लोग 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलिखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो हो जाएगा सिंधु घाटी। भिलाई किस वर्ग का नगर है? तो यह जो औद्योगिक नगर है। उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है? तो उदयपुर नगर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है? तो बाबा बुदन जो पहाड़ी है यह कर्नाटक में है। हम लोग 15 नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। 15 नंबर चैप्टर का शीर्षक अर्थात इस चैप्टर का नाम है भू संसाधन तथा कृषि। वल्ला मकानी यानी कि नौका दौड़ किससे संबंधित है? तो यह जो है केरल से संबंधित है। ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन है? तो उत्तर हो जाएगा गेहूं। भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई? तो ये उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र घाटी से। अरेबिका किससे संबंधित? तो अरेबिका जो है कॉफी से संबंधित है। निम्न में से कौन जूट उत्पादक राज्य है? उत्तर हो जाएगा असम। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? तो उत्तर हो जाएगा नहर। याद रखिएगा, उत्तर भारत में नहर और दक्षिण भारत की बारी आ गई तो अभी हम जस्ट ही बताएंगे। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण कौन सी है? तो मृदा लवणता। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? उत्तर हो जाएगा गंगा डेल्टा। फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस प्रदेश में है? भारत के किस देश में है? तो उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा सीमांत भूमि। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहाँ प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा मेघालय में। निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो मत्स्य पालन। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो जो है निम्न उत्पादकता, अनियमित मानसून, विखंडित, ये सभी भारतीय कृषि की जो है एक समस्या बनी हुई है, ठीक है ना। निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा मैदानी भूमि। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? किस फसल को? तो कपास को जो उजला सोना के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो उत्तर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को जो है लोग क्या कहते हैं? तो झूम कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो यह तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा चावल। गेहूं, चना, जौ सब रबी फसल है, चावल रबी फसल नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, बीटल नामक कीड़ा किस फसल के बगान में लगता है? तो यह जो है कहवा में ज़्यादा लगता है, कहवा एक फसल है। भारत के निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त है, सबसे अच्छा है बताइए? तो वो हो जाएगा रेगूर मिट्टी, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो मृदा लवणता। भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो गोरखपुर को जो है भारत का जावा कहा जाता है। कपास उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा दक्कन क्षेत्र। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? उत्तर हो जाएगा ज्वार। निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादन नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? तो उत्तर हो जाएगा कोको, चाय, दोनों रोपण फसल है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है? तो नमक जो है कृषि आधारित उत्पादन नहीं है। झूमिंग कृषि की जाती है, बताइए झूमिंग कृषि जो है यानी झूम की खेती कहाँ ज़्यादातर की जाती है? तो असम यानी कि असम में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, धान का कटोरा कहलाता है ये सब, ठीक है ना।
भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो यह बागवानी कृषि से संबंधित है। निम्नलिखित में नकदी फसल कौन है? तो उत्तर हो जाएगा कपास, चाय, जूट सभी नकदी फसल है। हम लोग एक 35 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 35 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से न्यूनतम सस्य गहनता कितनी है? निम्नलिखित में से न्यूनतम सस्य गहनता कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा 100%, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन एक व्यापारिक फसल नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा गेहूं। गेहूं व्यापारिक फसल नहीं है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। निम्न में से कौन फसल एक पेय फसल है? तो चाय जो है पेय फसल है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति मुख्य रूप से जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो दक्षिण भारत की बात करें तो तालाब। देखिए हम पहले ही बताए उत्तर भारत के हम क्या बताए और दक्षिण भारत के देखिए क्या है, तो याद रखिएगा दोनों में, ऐसा नहीं कन्फ्यूजन में पड़ जाना एग्जाम में। नहीं, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो यह जो है 1960 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। चूंकि इस पर मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट लग रहा है, हालांकि आप लोग अभी 1960 याद रखिए, अगर गलत होगा तो हम कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देंगे। 16 नंबर चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। 13 का कर दिए, 14 कर दिए, 15 भी कर दिया। हम लोग 16 नंबर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। 16 नंबर चैप्टर का शीर्षक क्या है? जल संसाधन, अर्थात चैप्टर का नाम है जल संसाधन। देखिएगा आगे, पायकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो यह जो है तमिलनाडु में है। नीरू मीरू किससे संबंधित है? तो यह जल संभरे प्रबंधन से है। लूनी नदी के प्रवाह की दिशा है किधर? बताइए, तो पश्चिम की ओर है। भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या कौन सी है? तो वितरण हो, संरक्षण हो, उपलब्धता हो, ये सभी जो है जल संसाधन से जुड़ी समस्या है, जिसमें मनुष्य को बहुत ही जल्दी मतलब कम ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे ज़्यादा कचरा ये जो है ना फैले, इससे समस्या ज़्यादा नहीं फैले, ठीक है ना। इसमें मनुष्य के ही हाथ में है बढ़ाना और घटाना। निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा गंगा नदी, ठीक है ना। चूंकि यहाँ पर गंगा नदी ऑप्शन में नहीं है तो सेकेंड में अगर हम किसी की बात करें तो हो जाएगा यमुना नदी। गंगा नदी ऑप्शन में ना रहे तो यमुना को आप चूज कर सकते हैं, अर्थात अगर गंगा रहे तो गंगा को ही लगाना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? तो उत्तर हो जाएगा माही बेसिन। पश्चिम भारत की नदी बेसिन कौन है? तो माही बेसिन। कभी कभी माही बेसिन ऑप्शन में न भी रहता है तो उसके अनुपस्थिति में हम बता देंगे किसको लगाना है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? तो उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। अगला प्रश्न देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा पारितंत्र विकास। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कोई है तो वो है गंगा। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो उत्तर हो जाएगा चक्रीय संसाधन। हम लोग 12 नंबर प्रश्न को कवर करेंगे। देखिए 12 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी से सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? बताइए कौन सी है? तो वो है गंगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। निम्नलिखित राज्यों में किस में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? तो उत्तर हो जाएगा ओडिशा। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र कहाँ है? तो यह जो है राजस्थान में। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में बोला है, ठीक है ना, इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज्यादा है? बताइए कौन है? तो वह तमिलनाडु। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? बताइए, तो उत्तर हो जाएगा सिंचाई में। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है? तो उत्तर हो जाएगा सतलज नदी, ठीक है ना। इनमें से कौन सूखा संभावित क्षेत्र है? तो उत्तर हो जाएगा गुजरात। भारत में कितनी नदियां एवं सहायक नदियां हैं? तो उत्तर हो जाएगा 10,360। निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी नदी है? तो उत्तर हो जाएगा माही बेसिन, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। कभी कभी माही बेसिन ऑप्शन में नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में आपको तापी बेसिन को चूज करना है। माही बेसिन ऑप्शन में है तो माही बेसिन को ही चूज कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी नदी है? तो उत्तर हो जाएगा तापी बेसिन। लो आ भी गया। अगर कहीं छोटी पूछे, ठीक है ना, तो माही रहे तो माही लगाना है और माही ना रहे तो माही की अनुपस्थिति में तापी को लगाना है, ठीक है। हम लोग अगला चैप्टर का प्रश्न ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। इस चैप्टर का शीर्षक है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, अर्थात इस चैप्टर का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। पहला ऑब्जेक्टिव देखिएगा, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? तो उत्तर हो जाएगा यूरेनियम, जिरकोनियम, थोरियम, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। 2 नंबर देखिएगा,
सिंधरी प्रसिद्ध है, बताइए सिंधरी जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो उर्वरक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिएगा, पंचपटनाली खान किस खनिज से संबंधित है? तो यह बॉक्साइट से संबंधित। धनबाद प्रसिद्ध है, धनबाद जो है प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? तो धनबाद जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज प्रसिद्ध है, यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह भी कोयला के लिए ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिएगा, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में। दुर्ग लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो यह जो गुजरात में है। अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है? तो यह जो है यह भी गुजरात में है। अगला देखिएगा, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो तारापुर में प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है स्थापित किया गया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो तारापुर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा एंथ्रासाइट। बाकी जो भी दिया हुआ है सब है लौह अयस्क, जैसे कि दिया हुआ है लिमोनाइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब है, लेकिन एंथ्रासाइट नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा हो जाएगा उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हर साल देखने के बाद वो मिल ही जाता है। तो ऊर्जा उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा। हालांकि यह साइकोलॉजी में भी होगा, अंतिम चैप्टर में, और ज्योग्राफी में भी है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश। रत्नागिरी भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित खनिज क्षेत्र है? तो उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। हम लोग 17 नंबर ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर हो जाएगा झारखंड। झारखंड जो है गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? कौन खनिज है जो भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा लिग्नाइट। अगला प्रश्न, नोवा मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है कहाँ? बताइए। तो उत्तर हो जाएगा झारखंड में। सलेम किससे संबंधित है? तो सलेम जो है लोहा इस्पात उत्पादन से संबंधित है। अगला है हुबली, जो कि सूती केंद्र है। ठीक है ना। हुबली किस राज्य में है? उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में। उदयपुर किस राज्य में है? तो उदयपुर जो है राजस्थान में है। भारत में कोयला निरपेक्ष का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है? तो उत्तर हो जाएगा बिटुमिनस। अगला देखिएगा, सिंगरौली किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंगरौली जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नोएडा किस राज्य में स्थित है? तो नोएडा जो है उत्तर प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो कर्नाटक में। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? उत्तर हो जाएगा ओडिशा। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? किस राज्य में है? तो असम में। किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो उत्तर हो जाएगा ताप। ताप जो है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। बाकी जल, सौर, पवन ये सब जो है नवीकरणीय है। डल्ली व राजहरा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वहाँ लौह अयस्क पाया जाता है। निम्नलिखित कोयला खदानों में से कौन झारखंड में नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा सिंगरौली जो है झारखंड में नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, शिवा समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक में है। हम लोग 33 के बाद 34 नंबर को कवर करेंगे। संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? तो उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम का। ठीक है ना। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा जो है यह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी में क्या है? तो तांबा की खाने हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर हो जाएगा झारखंड। निम्नलिखित राज्यों में किस में कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है कहाँ? बताइए। तो उत्तर हो जाएगा ओडिशा में। धारावी मलिन बस्ती स्थित है कहाँ? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई में। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित हो? तो यह जो है महाराष्ट्र में। देखिए ऐसा आप लोग को बहुत सारा प्रश्न देखने को मिल रहा है जो कहाँ अवस्थित है। आप लोग जरूर कंफ्यूज में पड़ जाएंगे। तो बोलिए, तो एक ट्रिक के माध्यम से सारे को हम कवर करके चुटकियों में याद करा देंगे। बोलिएगा तो वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगले स्टूडेंट के पास, ताकि उसका भी फायदा हो, क्योंकि कर भला तो हो भला। 18 नंबर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव देखिएगा। इस चैप्टर का शीर्षक है निर्माण उद्योग, अर्थात इस चैप्टर का नाम है निर्माण उद्योग। पहला प्रश्न देखिएगा, आलापूझा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो है केरल में है। निम्न नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा नासिक। भद्रावती का संबंध किससे है? तो लौह इस्पात से है। पानीपत तेल शोधक केंद्र किस राज्य में है? तो यह हरियाणा में है। निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना। पहला में नहीं है, दूसरा में उत्तर प्रदेश।
बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? तो बिस्कुट उद्योग उपभोक्ता उद्योग से संबंधित है। प्रथम जूट उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रथम जूट उद्योग की स्थापना रिसरा में हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा आप 8 नंबर, देखिएगा 16 किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो 16 जो है यह सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला आ रहा है, इसके लिए आगे चल के बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। इनमें से कौन लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा विशाखापत्तनम। क्या हो जाएगा? विशाखापत्तनम। मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था, क्योंकि बताइए क्यों किया गया था? क्योंकि मुंबई एक पतन है, ठीक है ना, यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है। मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, उपयुक्त कारण से जो है वहां पर क्या किया गया? पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया। याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। अगला प्रश्न, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, बताइए कहाँ है? तो कोलकाता हावड़ा में। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? तो यह जो कर्नाटक में है। लोहा तथा इस्पात कारखाना सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया? तो पश्चिम बंगाल में। भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है? तो उत्तर हो जाएगा सूरत। 1875 में कच्चा लोहा बनाने का कारखाना कहाँ खोला गया? बताइए कहाँ खोला गया? तो कुल्टी में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, सूती वस्त्र की राजधानी है, बताइए कौन सी है? तो मुंबई। निम्नलिखित में से कौन भारत का परंपरागत उद्योग है? तो सूती वस्त्र उद्योग। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है? तो बोकारो इस्पात केंद्र जो है यह है सार्वजनिक क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? तो उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर। सलेम इस्पात उद्योग कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। सलेम इस्पात उद्योग जो है यह कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। अब हम लोग 19 नंबर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। चैप्टर का शीर्षक है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, अर्थात इस चैप्टर का नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। चलिए इसका पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी है? बताइए। तो उत्तर हो जाएगा 2007 से 2012। इसके अनुसार आप 5-5 वर्ष घटा दीजिए, हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे। देखिए यहाँ से अब ठीक है, दिक्कत नहीं है। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12? देखिए उसी को पलट दिया, तो उत्तर हो जाएगा 11वीं। ITDP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? तो उत्तर हो जाएगा समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम, ठीक है ना। प्रदेशीय नियोजन का संबंध किससे है? तो उत्तर हो जाएगा क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम से। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है सन वर्ष 1951 से 1956 में लागू हुई थी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, 5-5 बढ़ा के। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो उत्तर हो जाएगा पारितंत्र। कौन सी पंचवर्षीय योजना का स्पष्ट रूप से विकास विचारधारा पर बल देती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? चौथी। टाटा और बिरला ने मुंबई योजना कब बनाई? तो उत्तर हो जाएगा 1944 में। एम विश्वेश्वरैया ने 10 वर्षों की योजना कब प्रकाशित की? तो 1934 में की थी, ठीक है ना। क्रियाओं को विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नियोजन कहते हैं। गहन कृषि विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो यह जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। सतत विकास की आवश्यकता का उद्देश्य किस योजना में रखा गया है? उत्तर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना में। सामुद्रिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? किस पंचवर्षीय योजना में? तो उत्तर हो जाएगा प्रथम। अगला प्रश्न देखिएगा, रोजगारों की संख्या 2000 में कितनी हो गई थी? 2000 ईस्वी जब आया था तो उस समय कितनी हो गई थी रोजगारों की संख्या? तो 37.9 करोड़ रोजगारों की संख्या हो गई थी। जरा एक बार सोच करके देखिए। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो यह जो है नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर। 15 नंबर हो गया। हम लोग 16 नंबर को देखेंगे, यह किसका है? चलिए छोड़िए, 15 नंबर हो गया। हम लोग 16 नंबर को देखेंगे। चूँकि 16 नंबर नहीं है इसमें, बस उतना ही था। तो 19 चैप्टर में उतना ही था। 15 को हम लोग 20 नंबर चैप्टर, 20 चैप्टर जो है, इस चैप्टर का शीर्षक है क्या? परिवहन तथा संचार, अर्थात इस चैप्टर का नाम है परिवहन तथा संचार। इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं। सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है, बताइए कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में। वेस्ट सेंट्र रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जो है जबलपुर में है। निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा नावा सेवा।
कारवार पतन कहाँ है? बताइए कारवार पतन जो है वह कहाँ है? तो वह कर्नाटक में ही पड़ता है। याद रखिए हिंट से, कारवार कर्नाटक, कारवार कर्नाटक, हिंट से याद रखिए। पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो यह जो है महानदी के डेल्टा पर स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई? भारतीय रेल की जो शुरुआत है, इस सब प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा। भारतीय रेल की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो 1853 ईस्वी में। कोच्चि पतन कहाँ अवस्थित है? तो कोच्चि पतन केरल में है। जल जन्य रोग कौन सी है? तो उत्तर होगा अतिसार। कोलकाता पतन कहाँ स्थित है? तो कोलकाता पतन जो है पश्चिम बंगाल में। किस वर्ष भारत में इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? यह भी पूछता है। तो भारत में जो इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी ना, 1998 में हुई थी, यानी कि आज से 25 साल पहले। आगे देखिएगा, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो यह जो चंडीगढ़ में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? किस वर्ष में? तो उत्तर जगह 1923 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पतन है? तो यह जो है विशाखापत्तनम स्थलबद्ध पतन है। निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? तो जल परिवहन, यह जो है ना सबसे सस्ता परिवहन है, सबसे आसान है, अच्छा है, पैसा भी कम लगता है, लंबी दूरी भी तय कर लेता है। लेकिन पैसा ऐसी बात नहीं कम लगता है, पैसा भी लगता है, लेकिन लंबी दूरी अच्छा खासा तय हो जाता है। भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। क्योंकि यह 10th का प्रश्न, 10th में भी था यह, याद रखिए स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रक सड़क पर स्थित नहीं है? तो लखनऊ जो है नहीं है, बाकी इलाहाबाद, दिल्ली, कोलकाता ये सब है। 18 नंबर देखिएगा, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? तो यह जो सड़क परिवहन से संबंधित है। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वह हाजीपुर में, ठीक है। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया? भारतीय रेल प्रणाली जो कितने मंडलों में विभाजित किया गया? तो उसको 18 मंडलों में विभाजित किया गया, याद रखिएगा इसको आप लोग। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किन्हें मिलता है? तो यह जो है चेन्नई को मिलता है, चेन्नई को मुंबई से मिलता है, चेन्नई को मुंबई से, इसका भी याद रखिएगा आप लोग। उत्तर दक्षिण गलियारा किससे किसको जोड़ता है? बताइए। तो यह जो है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। विदेशों को वायु सेवा भेजने वाली संस्था का नाम क्या है? विदेशों को जो वायु सेवा भेजता है उस संस्था का नाम बता दीजिए क्या है? तो एयर इंडिया इंटरनेशनल है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन कब हुआ? तो 1995 में। संदेश का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो संचार कहलाता है, ठीक है। संदेश का आदान प्रदान जो हम लोग करते हैं ना, वह संचार कहलाता है। निम्नलिखित नगरों में कौन सा भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है? तो जमशेदपुर। निम्नलिखित राज्यों में किस में जवाहरलाल समुद्री पतन स्थित है? किसमें? तो मुंबई में। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो उत्तर हो जाएगा NH-44। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? ये भी पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा आप लोग। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा 1911 में। पूर्व पश्चिम गलियारा किससे किसको जोड़ता है? बताइए। तो यह जो है सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ऐसा प्रश्न बहुत एग्जाम में देखने को मिलता है कि कौन किससे किसको जोड़ता है। तो पूर्व पश्चिम गलियारा की बात हम लोग करते थे, यह सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ऐसा 10-12 प्रश्न होगा जो कि मैंने एक साइड छांट कर रख लिया है। 10-12 में से 3-4 एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। अगर आप लोग चाहे तो उसका स्पेशल वीडियो बना करके ले आएंगे, ट्रिक से याद करा देंगे। अगर चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हम लोग 21 चैप्टर को ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। चैप्टर का शीर्षक अर्थात इस चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। पहला प्रश्न देखिए ऑब्जेक्टिव, 2010 से 11 में निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था? बताइए कौन था? तो उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात। निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? तो चेन्नई। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखिएगा, यह था 3 नंबर, 4 नंबर का हम लोग कवर करेंगे। निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? तो उत्तर हो जाएगा विशाखापत्तनम। देखिए कितना बार इस प्रश्न को रिपीट कर रहा है, मतलब समझ जाइए कैसा प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि नहीं। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है, बताइए कहाँ से? तो समुद्र के द्वारा, ठीक है ना, क्योंकि वो सबसे आसान होता है। वर्ष 2003 से 4 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था? 2003 से 4 की बात हो रहा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में कितने प्रमुख पतन है? तो भारत में 12 प्रमुख पतन है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा मालाबार तट पर अवस्थित है? बताइए कौन है? तो उत्तर जाएगा कोच्चि। केरल में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या कितनी है? तो 7500 यानी 7500।
किस वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद हुआ? बताइए कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका निर्यात उदारीकरण के बाद हुआ? तो वो है इंजीनियरिंग, ठीक है ना। इंजीनियरिंग जो है ना, उदारीकरण के बाद इसका निर्माण हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा 11 नंबर, तूतीकोरिन पतन स्थित है कहाँ? बताइए तूतीकोरिन पतन जो है कहाँ स्थित है? तो यह जो है तमिलनाडु में है। याद कीजिए दोनों में आ रहा है। तूतीकोरिन यानी तमिलनाडु, याद रखिएगा। हिंट थोड़ा याद रखिए, एग्जाम में ज़्यादा समझ में आएगा। तो 21 चैप्टर में मात्र 11 ऑब्जेक्टिव था। हम लोग 22 चैप्टर जो है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कवर करने। चैप्टर का शीर्षक अर्थात इस चैप्टर का नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पहला है, कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है। बताइए कोरोना बीमारी से सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होती है? तो अगर सर्वाधिक की बात करें तो श्वसन तंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, ठीक है ना। निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण का कारण है? तो उत्तर हो जाएगा भू साक्षरता, जल जमाव, मृदा अपरदन, ये सब जो है भूमि निम्नीकरण का कारण है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? सबसे ज़्यादा प्रदूषित की बात हो रहा है तो यमुना, यहाँ पर गंगा नदी ऑप्शन में नहीं, ठीक है ना। गंगा के अनुपस्थिति में आप लोग यमुना को ही चूज कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है ना। अगर गंगा रहे यमुना रहे दोनों रहे तो गंगा को आप लोगों को चूज करना है, गंगा ना रहे तो यमुना को लगाइए, ठीक है। हमें आशा है कि समझ में आ रहा होगा, क्योंकि समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। अगला प्रश्न देखिएगा, औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है? तो औद्योगिकरण में जो है ना, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, यानी कि सब प्रदूषण होता है जो इनमें ऑप्शन में दिए हैं। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? बताइए कौन से ऐसे प्रदूषण है जिससे सबसे ज़्यादा बीमारी होगा? तो हम बात करें सबसे ज़्यादा तो यह वायु होना चाहिए, ठीक है ना। आपके बुक में गलत है उत्तर दिया हुआ है तो उसको मत याद कीजिएगा। सबसे ज़्यादा बीमारी अगर किसी से होता है तो किससे होता है? वायु से। तो 5 तक हो गया, बस थोड़ा देर और देखिए। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है? तो उत्तर हो जाएगा अतिसार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? उत्तर हो जाएगा वायु प्रदूषण। गरीबी का सबसे कम अनुपात किस राज्य में है? उत्तर हो जाएगा पंजाब में। और यह था 8 नंबर। हम लोग 9 नंबर प्रश्न को कवर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा 1938 में। ध्वनि प्रदूषण का मापन किससे होता है? बताइए। तो ध्वनि प्रदूषण का मापन जो है डेसिबल से होता है, हालांकि आप लोग 10th में भी पढ़े होइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अम्ल वृष्टि किस कारण होती है? तो अम्ल वृष्टि जो वायु प्रदूषण के कारण होती है। निम्नलिखित में से किसे प्रायः प्रदूषक नहीं माना गया है? बताइए ऐसी कौन है जिसे प्रदूषण नहीं माना जा सकता है? तो CO2 को प्रदूषण नहीं माना जा सकता है। पर्यावरणीय ह्रास किससे होता है? पर्यावरणीय ह्रास जो है प्राकृतिक प्रकोप से होता है। प्राकृतिक प्रकोप आप लोग समझ सकते हैं, या प्राकृतिक आपदा से भी हो सकता है, या प्राकृतिक आघात से भी होता है, यानी सब चीज़ से होता है। 14 नंबर प्रश्न, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो औद्योगिकरण से जो है ना, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, यानी सभी प्रदूषण होता है औद्योगिकरण से। तो 22 नंबर चैप्टर में मात्र 14 ऑब्जेक्टिव था। इस प्रकार हमने इस वीडियो में 13 चैप्टर से 22 चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव को कवर किया। पिछले चैप्टर में जो पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव को कवर किया था उसमें 1 से 12 तक था, और इस वीडियो में 13 से 22 तक सारे ऑब्जेक्टिव को कवर कर दिया। अगर आप लोगों ने दोनों वीडियो को कवर कर लिया तो समझ लीजिए एग्जाम में ये पछताना नहीं पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ कर नहीं आया था। यानी समझिए कि 80% यहाँ से एग्जाम में टकराएगा, 20% नहीं टकराएगा। कोई दिक्कत नहीं, 80% अगर टकराया तो जवाब भी तो वहाँ 50 से 40% देना है ना, या ज्योग्राफी है तो 40% जवाब देना है, तो कोई क्या दिक्कत है। यानी कि 70% आपको ज्योग्राफी से पूछेगा, जिसमें से आपको 50-60% टकरा जाएगा। आपको 35% जवाब देना है। 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है इसमें, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो कर देना उन लोगों के पास शेयर जो अगले ईयर देने वाले हैं एग्जाम, यानी 2024 में, या फिर उससे भी अगले ईयर जो एग्जाम देने वाले उनके पास शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी फायदा हो जाए। और अगर आप लोग इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, और जय हिंद जय भारत।